नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स पर और साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर भी, जिसके ऊपर हम आपसे चर्चा करते हैं, हमारे जानकारों से चर्चा करते हैं और आपको एक बेहतर तरीका समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को ईजिली अचीव कर पाएँ। अलग अलग जानकार हमारे साथ इस जर्नी के लिए मौजूद रहते हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल सीधे सीधे पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ आस्क आवाज़ योर मनी, ये हमारा हैशटैग है, इसका इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं फेसबुक और एक्स यानी फॉर्मर ट्विटर पर। आप हमारे साथ ईमेल के जरिए जुड़ सकते हैं, yourmoney@nw18.com, ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पर आप डायरेक्ट मेल भेज सकते हैं। और साथ ही साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं और हमारे साथ इसका रकम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी मैम मौजूद हैं। प्रबलीन मैम और मेरे कपड़े भले सेम से लग रहे हैं, लेकिन नॉलेज का लेवल उनका कहीं ज़्यादा है और मेरा उतना नहीं है। तो प्रबलीन मैम, आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो उठाया है डेट से रिलेटेड या डेट टू इनकम रेशियो से रिलेटेड। अब डेट से रिलेटेड इसलिए कि आम तौर पे सब लोग निवेश शुरू कर देते हैं और वो ये असर्टेन नहीं करते हैं कि निवेश से पहले उनका डेट फ्री होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, पहला। दूसरा, कई लोग आज की बाज़ार की तेज़ी को देखकर ऐसा भी सोच लेते हैं कि क्यों ना कर्ज लेकर बाज़ार में पैसा लगा ले, कि बाज़ार तो आमतौर से एक अच्छे रिटर्न दे ही रहा है, तो म्यूचुअल फंड जैसे शेयर दे देते हैं। म्यूचुअल फंड में 10-15%, तो अगर 9% ब्याज भी निकाल दो तो भी 5-6% ऊपर से बन जाता है। तो अब ये सोच, ये धारणा भी आ चुकी है। सो पहली चीज़, आपका बीइंग डेट फ्री इज़ द बिगेस्ट असेट जो पहले बोला जाता था, क्या ये मिथ सही है? नमस्कार सुमित जी, बिल्कुल आज हमारे कपड़े सेम थान में से कटे हुए लग रहे हैं जैसे। एंड बचत होती रही है। पहले के जमाने में डेफिनेटली इन चीजों से बचत की जाती थी और आजकल आई थिंक वही ट्रेंड है जो चेंज हो गया है। आजकल हम कंजम्पशन की तरफ जाते हैं, हम बहुत ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो शायद हमारे अपने जो डेली अपनी मंथली इनकम है उस पे संभव नहीं है, और इस चीज के लिए हम लोन्स ले लेते हैं। बट डेफिनेटली डेट फ्री होना मेरे ख्याल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और वो आपको एक इनवैल्यूएबल चीज देती है जो कि है पीस ऑफ माइंड। बिकॉज अगर आपको आपकी फाइनेंशियल जर्नी के बीच में कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली के ऊपर कोई कर्ज नहीं है जो छूट रहा है आपके ऊपर। हम लोग देखते हैं कि हम 20,000 की ईएमआई दे रहे हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें 10 या 15 साल में हम बहुत ज्यादा रकम चुका रहे होते हैं उन लोन्स के लिए। तो आपका जो पैसा है आप दूसरे कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ सकती है अगर आपके ऊपर ज्यादा ईएमआई का बर्डन नहीं है। इसलिए जो ये डेट टू इनकम रेशियो का एक आंकड़ा है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। एंड आज इस चीज की थोड़ी सी मेरे ख्याल से एक जो इम्पोर्टेंस है कम हो गई है। हम बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं अपने ऊपर लोन्स लेने के साथ। हम किसी चीज को डायरेक्ट एक परचेजिंग जब देखते हैं तो हम उसकी वैल्यू को नहीं देखते कि हम 1 करोड़ की चीज ले सकते हैं, नहीं। हम ये देखते हैं कि क्या हम उस 1 करोड़ के ऊपर जितनी हमारी ईएमआई बनती है, आप प्रॉपर्टी के केस में देख लीजिए, हम ये देखते हैं कि हम क्या वो ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो वो डेफिनेटली एक बिहेवियरल चेंज है जो हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। कंजम्पशन बड़ी है, पर्सनल लोन्स बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक डेट को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्रबलीन मैम, आज की डेट में क्योंकि डिजिटल एरा है, इसमें गेटिंग अ डेट इज सो इजी। आप एक स्वैप करिए और आपके पास पैसा आ जाता है और उसके रिपरकशन को कोई समझता नहीं है, चाहे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस हों या एक छोटे सी ईएमआई के ये ऐप्स के ट्रांजैक्शंस हों। इनका रिपरकशन तब समझ में आता है जब इनका इंटरेस्ट रेट आप एसर्टेन करते हो। सो इनकम आपकी जितनी है उतने में आपको सेविंग भी करनी है, खर्चा भी करना है, और महंगाई भी लगातार बढ़ी रही है ऑब्वियसली। सो ये सिचुएशन सिनेरियो में इस ट्रैप से कैसे बचा जाए? जी। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से सुमित जी, निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है जो भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर चुके हैं कि वो अपने सारे एक जगह लिखें कि उनके ऊपर कितने टाइप के लोन्स हैं। हर लोन एक डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पे आता है। होम लोन मान लीजिए आपका 8-8.5% पे है। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो वो बहुत ही ज्यादा डबल डिजिट, आप मान लीजिए
से 36% के बीच में हो सकता है। अगर ऊपर पर्सनल लोन है तो वो 14 से 16% के बीच में कहीं पे होगा। तो एक लिस्ट डाउन करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे उनको ये देखना है कि उनकी जितनी भी ईएमआईज़ महीने की जा रही हैं, जो उनके आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, मान लीजिए एक 20,000 का है, हम एक मान लेते हैं 6,000 का और एक 12,000 का लोन है, एक गाड़ी का लोन है, घर का है और मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का है। तो अगर 38,000 महीने के जा रहे हैं और उनकी जो ग्रॉस इनकम है वो 1 लाख है, यानी कि उनका जो डेट टू इनकम रेशियो है वो यहाँ पे 38% बनता है। और एक हम जो हेल्दी रेशियो मान के चलते हैं यहाँ पे परसेंटेज जो है, वो करीबन 35 से 40 ही है। 40 एक मेरे ख्याल से एक मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका रेड फ्लैग आ जाना चाहिए कि आपके लोन्स अगर 40% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 40% के आपको नीचे ही रहना है और अगर आप भविष्य में भी कोई लोन्स लेना चाहते हैं, तो इस बैलेंस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर थोड़ा डेट लीजिए फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, जो एक गुड डेट जिसको हम कहते हैं। पर अगर आप अपने डेट लेके अपनी कंजम्पशन को, या आप एक आईफ़ोन खरीदने के लिए, या आप अपनी सिर्फ एक महँगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसके लिए ले रहे हैं, तो मैं बोलूँगी उसको हम गुड डेट पे नहीं डालेंगे, हम उसको बैड डेट में डालते हैं। और जब तक हम इसको एक सीमित सीमा के नीचे नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी सेविंग्स के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के सारे गोल्स को पूरा करने के लिए। तो प्रवीण, मैं एक सिचुएशन रखता हूँ, एक इंडिविजुअल जिसके पास 20,000 रुपये का लोन भरने के पैसे हैं इधर, या 20,000 का म्यूचुअल फंड का एसआईपी भरने का, इन्वेस्टमेंट करने का पैसा है, सो वो क्या चुने? दूसरा, अगर कोई एक इंडिविजुअल है जिसके पास 20,000 का लोन भी चुका सकता है और एटलीस्ट 10,000 की एसआईपी भी कर सकता है, तो उसके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है? ऐसी सिचुएशन जब आम आदमी के ऊपर आती है तो वो क्या फैसले ले? जी। सुमित जी, इसमें अगर वो इंडिविजुअल ऐसे हैं, हम पहले तो अपने सारे लोन्स को गुड और बैड में थोड़ा-सा डिवाइड कर लेंगे। अगर आपके ऊपर होम लोन है, आपके ऊपर एजुकेशन लोन है, या आपने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन लिया है, हम उसको गुड डेट मानते हैं, क्योंकि वो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जा रहा है। हम सब एक अपने लिए छत चाहते हैं, सर पे घर होना चाहिए। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम कॉलेज भी नहीं अफोर्ड कर सकते या हायर एजुकेशन, या फिर अपने बिज़नेस के लिए भी हम थोड़ा लोन ले सकते हैं। इनको हम गुड डेट लेके चल रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर गुड डेट है, तो आप साइमल्टेनियसली जिसको आप देखिए कि अगर आप इसमें से कोई, आप इसको क्लोज कर सकते हैं इन लोन्स को, तो आप क्लोज करिए। अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, आपकी ईएमआईज़ चलती रह सकती हैं। बट इन अ सिचुएशन जहाँ पे हमारे ऊपर कोई भी पर्सनल लोन है, या हमारे ऊपर कोई भी इस टाइप के लोन्स हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे हैं, गाड़ी का लोन है, वहाँ डेफिनिटली पहले हमारा एंडेवर होना चाहिए कि हम उन लोन्स को फिनिश करें और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। क्योंकि अगर हम मान लीजिए मार्केट्स में भी पैसा लगाते हैं, हम 12% का एक एवरेज मान लीजिए रिटर्न कमा रहे हैं, हम निफ्टी 50 का रिटर्न लेके चलते हैं, पर हम 14-15% पे पर्सनल लोन पे कर रहे हैं, तो उसकी कोई अगर हम मैथमेटिकली देखें तो सेंस नहीं बनेगी। तो डेफिनेटली किस तरीके का लोन है उसको समझना जरूरी है, हम क्या वहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, और उसके बाद वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और पूरी मैथ्स लगा के निवेशकों को डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए क्या बेटर है। बट डेफिनेटली जिसको हम बैड डेट में डालते हैं, उन लोन्स को पहले खत्म करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, और डेट फ्री रहना एक काफी हेल्दी चीज है और फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प करेगी एज अ इन्वेस्टर। तो पहली कोशिश में तो आप डेट फ्री होइए। दूसरी कोशिश में अगर आप डेट फ्री नहीं भी होना चाह रहे हैं, तो उतने कंफर्टेबल डेट में रहिए जो कि आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि वो बैड साइड के जो डेट्स हैं, गुड लोन्स हैं, उनको एटलीस्ट आप मैनेज कर सकते हैं, या बैड डेट्स जो है उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह के हाई इंटरेस्ट रेट वाले डेट्स को आप कम करिए, और गुड या जो आपके गोल की तरफ आपको लेके जा रहे हैं उस तरह के कर्ज के साथ आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। आगे भी हम इससे बातचीत करते रहेंगे प्रॉब्लम मैम से, लेकिन अब कुछ दर्शकों से ही बातचीत कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद भी हैं, और वो इनफैक्ट पहला जो हमारे पास सवाल है वो ईमेल के ज़रिए आया है। राजेंद्र कुमार साहब का सवाल है, वडोदरा से उन्होंने सवाल पूछा है। इनका करीब करीब 8,000 रुपये के आसपास का एसआईपी है। 10 से 12 साल में ये 50 से 60 का लक्ष्य है। 50 से 60 रुपए नहीं है, लाख रुपए है, तो इसे ठीक करेगा डॉक्टर साहब। 50 से 60 लाख रुपए का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 15,000 रुपये की एक एडिशनल एसआईपी करने की इच्छा भी रखते हैं, और पोर्टफोलियो का रिव्यू मांग रहे हैं। तो प्रबलीन मैम, पोर्टफोलियो आपको भेजा गया है। ये बहुत ज़्यादा गोल तो इनका, मतलब बहुत बड़ा कोई टारगेट तो नहीं है, इजीली अचीवेबल दिख रहा है। 10 से 12 साल में 8,000 रुपये की एसआईपी के हिसाब से, और एक नई एडिशनल एसआईपी भी करना चाह रहे हैं। इसी में करें या नया ऐड करें? जी, सुमित जी, बहुत अच्छा रियलिस्टिक गोल बनाया है। 8,000 कर रहे हैं, 15,000 से बढ़ाएंगे तो टोटल इनका 23,000 हो जाएगा। अगर हम 12% का एक्स IRR लेके चले, तो भी ये 10 साल में आराम से अबाउट
55 लाख तक जमा कर लेंगे, थोड़ा और रिटर्न मिला तो उससे ज्यादा भी कर लेंगे, और 12 साल में तो ये अपने गोल को एक्सीड करके एक अच्छा अमाउंट अपने लिए जमा कर सकते हैं। और अगर ये करीबन 10% की एक स्टेप अप भी कर लें हर साल, मान लीजिए 2-2 हज़ार से अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, उसके जैसे-जैसे इनकी इनकम बढ़े आप थोड़ा और बढ़ाते रहिए, तो ये 1 करोड़ जो एक हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, 1 करोड़ का लक्ष्य भी इनका बहुत दूर नहीं होगा। तो स्टेप अप एसआईपी की मैं डेफिनेटली यहाँ पे राजेंद्र जी को सलाह दूँगी। इसके साथ जो इनका पोर्टफोलियो है सुमित जी, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनके जो तीनों फंड्स हैं, इनके जो फंड्स हैं चारों, उसमें से 2 इनने थीमेटिक फंड्स ले रखे हैं। एक इनका हेल्थ केयर में है और दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो थीमेटिक फंड हम यूजुअली निवेश की शुरुआत में ज्यादा नहीं डालते हैं, इनके पास ऑलरेडी है। तो इनका जो कोर है उसको हमें थोड़ा सा कंप्लीट करने की जरूरत है। इनके पास एक लार्ज कैप फंड है, वो अच्छा फंड है, कंटिन्यू कर लें निपॉन का। एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी सही है, पर मेरे ख्याल से क्योंकि इनका समय 10 से 12 साल का है और क्योंकि अभी 15,000 की एसआईपी भी ऐड करनी है, तो इन दोनों फंड्स में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, जो इनके कोर फंड्स हैं, लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप। और उसके साथ साथ एक सारे एक्टिव फंड्स हैं तो एक पैसिव फंड जोड़ लें मिड कैप में, और एक स्मॉल कैप में एक्टिव फंड जोड़ लें, चाहे डीएसपी का, टाटा का या एडेलवाइस का। तो उससे इनका कोर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा 4 फंड्स का, और अपने दोनों सेक्टर जो थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स हैं उनको भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके तो राजेंद्र सर, आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से अपने फंड्स के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, और बाकी इजीली आपका जो गोल है वो अचीवेबल है, तो आप उसको भी एक आधार मानकर यहाँ पर उसके हिसाब से भी निवेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम में एक अच्छा योगेश जी पहले हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेता हूँ, फिर आपसे एक और सवाल भी पूछना है मुझे। तो योगेश जी नमस्कार। सर नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्कार सर बेसिकली मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैंने शेयर किया था, उसमें मेरा जो टारगेट है 1.5 CR तक है, ड्यूरेशन इज 15 ईयर्स। तो मेरा जो एसआईपी कुछ एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्टेड है, कुछ लमसम फॉर्म में है। तो थोड़ा सा मुझे ये जानकारी चाहिए था कि इसमें मेरा जो म्यूचुअल फंड जो चल रहा है या कुछ लमसम इन्वेस्टेड है, तो वो सही है या मुझे कुछ रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है बेसिकली। ओके तो जो योगेश जी आपने बताया कि आपकी उम्र 38 साल है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप कुछ कुछ समय में अपनी एसआईपी को और बढ़ा भी सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो, राइट? जी यस सर। ओके तो प्रबलीन मैम, इनका 7,500 रुपये का एसआईपी चल रहा है और पोर्टफोलियो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करीब 11 लाख के आसपास पहुंच चुका है। कुछ एसआईपी है, कुछ लमसम है, और क्योंकि इन्होंने टैक्स सेवर्स भी ले रखे हैं तो वो पार्ट भी ज़्यादा है। और दूसरा एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन में कि इन्होंने ज़्यादातर ऐसा जो स्मॉल कैप अपने फंड्स में शामिल कर रखे हैं। सो अब तक का रिटर्न इसीलिए बहुत एग्रेसिवली आ रहा है। आगे के लिए क्या करें? सुमित जी, काफी ज्यादा फंड्स हैं ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो में, 13 जुड़ चुके हैं। तो पहले तो थोड़ी सी छटनी हम करेंगे यहाँ पे, जो इनके जैसे इनके ईएलएसएस फंड्स जो टैक्स सेविंग के हैं, उनका टाइम पूरा होता है और वो प्रॉफिट में हो, मार्केट को उस टाइम पे देख लें, वो एग्जिट किए जा सकते हैं। प्लस उन फंड्स का रिटर्न्स भी कोई बहुत मतलब अपने पीयर्स को बहुत मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े से अंडर परफॉर्मिंग है। इसके साथ साथ इनके पास एक्सेस का लार्ज कैप फंड है एक्टिव, उसकी मेरे ख्याल से इनके पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स फंड है यूटीआई का इनका। तो ये तो 3 फंड्स डेफिनेटली इनके डायरेक्टली कम हो सकते हैं। इसके साथ साथ इनके 5 स्मॉल कैप के फंड्स हैं। अब 5 स्मॉल कैप के फंड्स में जाहिर है सुमित जी की ओवरलैप भी शुरू हो जाता है, स्ट्रैटेजीज भी डिफरेंट होती है, और कल को चल के थोड़ी मैनेजमेंट भी डिफिकल्ट होगी, बिकॉज अगर एक फंड अंडर परफॉर्म कर भी रहा है ना, तो डिफिकल्ट होता है कि आप एग्जिट करें, आपके ऊपर टैक्सेशन पड़ती है, फिर उसकी रिएलोकेशन करें। तो मेरी सलाह होगी जो एसआईपी के लिए है इनका टाटा का स्मॉल कैप, उसको डेफिनेटली कंटिन्यू करें। और जो इनके पास यहाँ पे 3-4 फंड्स हैं, इनमें स्पेशली निपॉन, कैनरा, रोबेको और जो एचएसबीसी का फंड है, उनमें हाई ओवरलैप ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इन तीनों में से ये या तो तीनों को बस ऐसे ही थोड़ा टाइम रख सकते हैं, मार्केट्स ऑलरेडी अच्छा रिटर्न्स दे चुकी हैं स्मॉल कैप में, चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले। और मेरे ख्याल से क्वांट, क्योंकि उसकी बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी है एज कम्पेयर टू टाटा, तो इन दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं जिनमें इनके फंड्स जाते रहे। टाटा में लमसम अलाउड नहीं है इस टाइम पे, तो एसटीपी के थ्रू ये जो अगर कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। एसबीआई का एनएफओ आया था, वो उन्हें ऐड कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, उसको कंटिन्यू कर ले। साथ में जो डीएसपी का भी एक लार्ज मिड कैप फंड है और एक मिराई का भी है, मेरे ख्याल से अगेन उन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। डीएसपी का चाहे तो ये अपना
लार्ज मिड की जगह एक मल्टी कैप फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं डीएसपी के, एंड आई थिंक दैट्स गुड इनफ। इनका जो पोर्टफोलियो है उससे और जो करंट इन्वेस्टमेंट है उससे डेफिनेटली 1 करोड़ इनका जनरेट हो जाएगा 15 साल में आराम से, इवन एट 12% रिटर्न्स, जबकि इनके स्मॉल कैप काफी है तो हम ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट 1.5 का जो इनका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए इनको 10,000 से एसआईपी अपनी बढ़ानी होगी या फिर थोड़ा स्टेप अप कर ले। तो अगर सालाना थोड़ा स्टेप अप करते रहेंगे तो उससे भी इनका ये गोल अचीव हो सकता है। प्रॉब्लम मैम, जो सवाल मुझे पूछना था वो ये था कि अक्सर मुझसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बाजार में गिरावट आएगी या गिरावट आए तो क्या खरीदें। तो वो तो शेयर पूछते हैं, लेकिन अब क्योंकि शेयर ऑलरेडी रिस्की होता है तो उसमें उस समय पर आप अगर किसी तरह की एक बिकवाली आती है तो आप किसी एक शेयर में पैसा डालें या कौन से में डालें समझ में नहीं आता। तो क्या ऐसी एक इमीडिएट करेक्शन की सिचुएशन में जब आपको 1%, 1.5% इंडेक्स में फॉल या उससे ज़्यादा फॉल मिले, तो क्या एक निफ्टी का ETF या निफ्टी बैंक का ETF या मिड कैप का ETF या निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF लेना ठीक है, या वो निवेशक जो म्यूचुअल फंड में लंप सम पैसा डाल सकते हैं वो दिन उनके लिए पैसा डालने के लिए ठीक है? सुमित जी, एक्चुअली जो पोर्टफोलियो से हम देखते हैं उनको बढ़ाना बहुत ही आसान है और घटाना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरी सलाह होगी कि अगर कहीं पे कोई भी करेक्शन आती है तो निवेशक थोड़ा सा अपने पास अमाउंट जो उनका पड़ा है अपने एग्जिस्टिंग फंड्स जो उनके लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं उनमें ही इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज हम आज के टाइम से नहीं देख रहे हैं कि वैल्यूएशन ऊपर है नीचे है, हमारे पास करेक्शन आती है। अगर हमारा 10 साल का पोर्टफोलियो है तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। तो अगर आपके पास मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, एक आपका जो भी पोर्टफोलियो बना हुआ है आप उनमें प्रोपोर्शनेटली इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ मार्केट करेक्शन। जो आपने इंडेक्स फंड की बात की, ETF की बात की, सुमित जी उसको समझना बहुत ईजी है क्योंकि हमें सामने सामने दिखता है कि निफ्टी में लेट्स से करेक्शन आई है तो हमें पता है कि इस फंड में इतना ही फॉल आया होगा। जबकि बाकी फंड्स में क्या होता है कि क्या पता जो पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट है वो ऐसा है कि उसकी फॉल निफ्टी से ज्यादा, निफ्टी से कम कैसे भी हो सकती है। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंडेक्स फंड में करेक्शंस के टाइम पे इन्वेस्टिंग सिंपलर है, बट आई थिंक बहुत ज्यादा ऐड करने की बजाय बेटर है कि आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स ले एट द टाइम ऑफ करेक्शन। ओके, तो ये उन लोगों के लिए जो मल्टीपल टाइम सवाल पूछते रहते हैं कि बाजार की गिरावट में क्या करें, क्या खरीदें, ये उनके लिए सवाल पूछा गया था। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रॉब्लम में मौजूद है हमारे साथ, उनसे हम आगे बातचीत करते रहेंगे। YK गुप्ता साहब भी मौजूद हैं अलीगढ़ से, उनका भी सवाल लेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि डेट टू इनकम रेशियो क्या होना चाहिए, यानी कितना कर्ज और कितनी इनकम के सामने आपका कर्ज होना चाहिए। दूसरा, कई सारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी ले रहे हैं। प्रॉब्लम में हमारे साथ मौजूद भी हैं अगले दर्शक YK गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये, दो सवाल है मेरे जी। एक तो ये कि मैं अगर 50,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करूं म्यूचुअल फंड में, ओके, और वो 10 साल तक करूं मैं, ओके, तो ये 15 साल बाद मुझको कितनी रकम मतलब इसका बन जाएगा? आप 10 के बाद अपना निवेश रोक देंगे, राइट? हाँ, मैं रोक दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका दूसरा मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए जो मैंने सोचा है आप लोगों के इसी चैनल को देखते हुए जी। कि एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, एक थीमेटिक फंड, अगर ये 4 फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कैसा रहेगा? अगर ये सही, मैं जो कह रहा हूँ वो अगर सही है तो उसमें कौन कौन से फंड इनमें लिए जाए, लार्ज कैप कौन सा लिया जाए या स्मॉल कैप कौन सा लिया जाए, ये मतलब है। 2 सवाल है। ठीक है। और आपके सवाल के ऊपर मैं एक चीज़ और पूछूंगा गुप्ता साहब कि क्या आपने जो पूंजी बताई 50,000, ये आप समय के हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि नहीं? नहीं। ओके। और दूसरा, आप 10 साल के बाद और निवेश नया नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ओके। तो प्रॉब्लम मैम, पहली चीज़ ये 50,000 रुपये आप पर मंथ डाल रहे हैं भाई कि गुप्ता साहब? जी जी। ओके। तो ये 50,000 रुपये पर मंथ का निवेश करने जा रहे हैं जो विद टाइम में करेंगे, लेकिन वो सिर्फ करेंगे 10 साल के लिए और इनको उसका जो रिटर्न चाहिए वो 15 साल बाद चाहिए। सो इनके पास अवधि 15 साल की है लेकिन निवेश 10 साल का होगा। दूसरा, इन्होंने मल्टीपल कैप के जो फंड्स हैं उसके ऊपर भी सवाल पूछा कि क्या ये जो कैप का निवेश है ये सही चुनाव है इनका, और कौन कौन से फंड उस कैप्स में होने चाहिए। अगर बदलाव है तो वो आप बता दिए कौन कौन से।
जी। सुमित जी, अगर एक रफली 50,000 का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल के लिए, उसके बाद रोक देंगे, तो ये अराउंड मेरे ख्याल से लगभग 2 सीआर के करीब का एक फिगर अपने लिए एक्यूमुलेट कर पाएंगे इन दिस टाइम पीरियड। और अगर हम यहाँ पे एक नॉमिनल रिटर्न्स जो हम एक्सायर ऑफ अराउंड 12% लेके चल रहे हैं, ऑब्वियसली हाई रिटर्न्स रहेंगे, तो आगे पीछे थोड़ा इनका जो अमाउंट है वो हो सकता है। अच्छा समय है क्योंकि 15 इयर्स के इन्वेस्टमेंट का। जो इनने अपनी सिलेक्शन बताई है वो ब्रॉडली अच्छी है। एक तो बहुत ज्यादा फंड्स नहीं लेना चाहते हैं तो एक लार्ज मिड और एक स्मॉल कैप थीमेटिक फंड एक साथ में जुड़ सकता है। मेरी सलाह इनको ये होगी कि जो लार्ज कैप और मिड कैप में ये पैसिव फंड उठा ले, लार्ज कैप में निफ्टी 50 इक्वल वेट उठा ले, मिड कैप में 150 इंडेक्स उठा ले, तो 2 पैसिव फंड्स इनके जुड़ गए। इसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक स्मॉल कैप फंड, चाहे टाटा का स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, आप एडलवाइस का ले लीजिए। एक मल्टी कैप फंड भी एक्चुअली उठा सकते हैं, बिकॉज जब हम पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं लार्ज और मिड में तो कई बार कुछ गैप्स रह जाते हैं जो एक्टिव इन्वेस्टिंग पूरा कर पाती है। तो या तो एक मल्टी कैप फंड जोड़ ले, या फिर जैसे निपॉन का जोड़ ले, या फिर एसबीआई कॉन्ट्रा जैसे जो लार्ज और मिड में इनको एलोकेशन दे सकता है, उस तरीके का एक अपना फंड जोड़ ले। और अगर थीमेटिक फंड में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा थ्रू आउट द ईयर जो थीम्स ठीक रहती हैं, थोड़ी सी डिफेंसिव, तो ये कंजम्पशन थीम को ले सकते हैं। अगर इनका रिस्क एपिटाइट हायर है तो डेफिनेटली किसी और थीमेटिक फंड में भी जा सकते हैं। बट थीमेटिक फंड्स की जगह ये एक और चीज कर सकते हैं कि आजकल जैसे बिजनेस साइकिल फंड्स आए हैं, या फिर कुछ ऐसे फंड्स हैं जो बदलती मार्केट्स के हिसाब से अपने आप एलोकेशंस ले लेते हैं उन सेक्टर्स में, उन स्टॉक्स में जो बीटन डाउन होते हैं, तो वो भी इनको एक ऑल्टरनेट दे सकता है टूवर्ड्स अ प्योर थीमेटिक फंड, या एक ही सेक्टर में अगर मतलब बैठे जैसे, क्योंकि वो भी कभी इन और आउट होते हैं तो उनके रिटर्न्स भी थोड़े वोलेटाइल रहते हैं। तो ब्रॉडली ये 4 या 5 फंड्स के साथ अपना एक पोर्टफोलियो ये क्रिएट कर सकते हैं। तो गुप्ता सर, आप ये आपको एक रणनीति बताई गई है, उम्मीद करते हैं कि जो 2 करोड़ या 2 करोड़ से प्लस का एक कॉर्पस है वो इकट्ठा होता हुआ दिखाई पड़े 15 साल बाद, और आपको जो आपके गोल्स हैं वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े। प्रॉब्लम मैम, जाने से पहले आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। सुमित जी, मेरे ख्याल से ज्यादातर फंड्स का मैंने कुछ ना कुछ जिक्र किया है ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशन। तो अगेन लार्ज और मिड कैप में मैं 2 पैसिव फंड्स की सलाह दूंगी कि हम एक 150 मिड कैप में ले लें, लार्ज कैप में हम इक्वल वेट ले सकते हैं। दोनों पैसिव स्ट्रैटेजीज हो गई। थीमेटिक फंड में अगर जाना चाहते हैं तो थोड़ी डिफेंसिव थीम है जो कंजम्पशन की है। इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम सिर्फ ई कॉमर्स मार्केट को देखिए तो 300 बिलियन का टारगेट है इन द कमिंग 10 इयर्स। तो आई थिंक वो एक अच्छा स्पेस है। और उसके साथ अगर एक मल्टी कैप फंड जोड़े जहाँ पे हमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का एक्सपोजर मिलता है, तो निपॉन देख सकते हैं। चलिए, तो ये टॉप 4 फंड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके साथ अपने निवेश की शुरुआत भी कर सकते हैं। जिक्र इसका समय समय पर प्रवीण मैम करती चली आ रही हैं। प्रवीण मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से, ये कपड़े प्लान्ड करके नहीं थे, अनप्लान्ड कपड़े हम दोनों के सेम से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे चेक कर लूंगी सुमित जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।